वेदों में कहा गया है कि आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपके टैलेंट, आपके वर्क कल्चर से शुभ वर्तमान तो भविष्य भी शुभ ही होता है। इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष की पूजा से अपेक्षित मनोकामना पूर्ण होती है। वेदाचार्य पंडित अक्षय कुमार शर्मा बताएंगे वेदों में छुपा सुखी और निरोग जीवन का रहस्य। मॉडर्न मेडिकल साइंस में होम्योपैथी का सिद्धांत है कि पहले हमारी वाइटल फोर्स बीमार होती है और बाद में मन और फिर शरीर। लेकिन ये भी सत्य है कि सौर मंडल में घूमते ग्रहों और उपग्रहों का असर आप पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। डॉक्टर लीना पालीवाल क्लासिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक जाना पहचाना नाम है जो पिछले 15 वर्षों से जर्मन विधि द्वारा होलिस्टिकली ट्रीटमेंट करती आ रही हैं। कभी सोचा है कि बिना रंगों के दुनिया कैसी होगी? रंग जो आपकी पसंद, आपकी खुशी, आपका मूड बताते हैं। रत्नों को धारण करने में ऐसा माना जाता है कि उनके कलर की अहम भूमिका होती है। तो क्या कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी में कोई रिश्ता है? ये बताएंगे अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसमा। अलग अलग विधाओं के ये एक्सपर्ट्स सिर्फ इसलिए साथ बैठे हैं कि आपकी तकलीफ के छलकने से पहले ही गुरुदेव GD वशिष्ठ जी इन विधाओं की समानताओं को आपके सामने रख आपकी समस्याओं को आपसे दूर कर दें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ॐ हरि ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीशो पयो दिवन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तो मह्यम्। ॐ विष्णोः रराटमसिः विष्णोः षण्प्रस्त्रस्थोः विष्णोः सयूरसि विष्णोन्द्रो वसिः वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवते इन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षेगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वेगं शान्ति शान्तिरेवः शान्ति साम शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ॐ सर्वशान्तिर्भवतु। ॐ श्री गणेशाय नमः। अभी जो हमारे ये प्रोग्राम की ओपनिंग हुई बेटा, वो स्वस्ति वाचन से हुई। ऐसा ही कुछ आप अपने घर में देखते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य आपके घर पे होता है, कोई यज्ञ हवन होना हो, पौष्टिकता के लिए होना हो, घर के अंदर किसी भी प्रकार का आपने कोई नया काम खोलना हो, कोई नया जीव आया हो घर में, कोई नया जीव विवाह शादी करके आया हो, कुछ भी हो, जहाँ देखो हमारे सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले आपको ये मंत्र तो सुनाई देता है। क्या आप सब जानते हैं ये मंत्र किस चीज़ का है? आपने इसके अंदर खास तौर पे समझे बृहस्पति देवता को सुना। मैं आप ही की भाषा में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको मंत्र नहीं सिखाने, वो तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं।
बृहस्पति देव की बात करी है, आपने श्री नारायण की बात करी, श्री हरि की बात करी, आपने वरुण देवता की बात करी, आपने श्री विष्णु भगवान की बात करी, और भोलेनाथ की बात भी आ रही है और जल की भी बात आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी पौष्टिक कर्म करने लगते हैं, किसी भी तरह का कुछ भी नया शुरू करते हैं, तो हम बृहस्पति देव को पहले कह रहे हैं कि प्रभु हमें सात्विकता दो, हमें ज्ञान दो, हमें धैर्य दो, हमें अच्छा शरीर दो, क्योंकि अच्छे शरीर के बिना यज्ञ के ऊपर कोई बैठ भी नहीं सकता। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं यज्ञ पे नहीं बैठ सकता 2.5 घंटे, मेरी तो बक्खी में दर्द होता है। तो ये क्या है? ये कमजोर लोगों का ही तो काम है। और बहुत से लोग, उनका मन उतावला होता है, कहता मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, मेरा मन उचटता है। वो क्या है? जिनके सूर्य खराब होते हैं, जिनके चंद्रमा खराब होते हैं, उनका मन उचटता है। समझे? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। तो बेटा, जो ये कहते हैं उनका सूर्य, बृहस्पति, चंद्र और मंगल सब खराब है। और लाल किताब के अंदर एक अध्याय आता है कि बृहस्पति के साथ में अगर सूर्य, मंगल, चंद्र ये बैठे हुए हों तो बृहस्पति दोनों जहान का मालिक होगा। दोनों जहान का मालिक क्या मतलब? भौतिकतावादी में वो देखेगा कि कार का डिज़ाइन कैसा है, इसके अंदर कौन कौन से गुण है, ये मेरे फ़ोन के अंदर कौन कौन सी ऐप फालतू है और किस तरह की इसकी स्टोरेज कितनी अच्छी है, इसकी स्पीड कितनी अच्छी है, वो ये भी देखगा और उसे भी मानेगा। लेकिन वो ये भी मानेगा कि फ्यूचर के अंदर ऐसे फ़ोन भी आ सकते हैं जो हथेली के अंदर होंगे, और अगर हम मिडिल फिंगर को टच करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, और छोटी फिंगर को टच करेंगे तो वो फ़ोन ऑफ हो जाएगा। लेकिन जिसके ये बृहस्पति के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल नहीं होंगे, बृहस्पति के साथ में बुध, शुक्र, राहु होंगे, बेटा वो कहेगा वो उल्लू बना रहा है, पागल है। अबे फ़ोन तो इसी तरह से रहेंगे, ज़्यादा बात है, इसे थोड़ा सा स्लिम और कर दिया जाएगा, और क्या कर लेंगे, तेरा क्या मतलब हथेली के अंदर चला जाएगा। तो जितने भी साइंटिस्ट दुनिया को पॉजिटिव लेकर के नई नई खोजें करने वाले, अपने परिवार के अंदर बुरी से बुरी संभावनाओं को सोच करके फ्यूचर का पहले ही अंदाजा लगा लेने वाले जितने लोग हैं बेटा, उनके लिए यह स्वस्ति वाचन कहा गया है कि प्रभु हमें अब जो यज्ञ करने लगे, अब जो पौष्टिक कर्म करने लगे, अब जो हम अच्छा करने लगे हैं, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि हम अपने भविष्य को भी सोच करके उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर सके, और उनके लिए आज से प्लानिंग करके सबको तैयार कर सके। और हमें इतना स्वस्थ रखना कि हम ये कर्म भी करते रहे, दुनियादारी के कर्म भी बहुत अच्छी तरह से करें, और हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और हमारी वजह से सबको सुख मिले। स्वस्ति वचन ये है बेटा। आपको ये ऐसा लगता होगा जैसे एक गांव देहात के अंदर या आदिवासी इलाके के अंदर कोई जाकर के इंग्लिश बोलेगा ना बेटा, तो कहेंगे बहुत बड़ा विद्वान आया हो, और चाहे वो यूके से पकड़ के सबसे डफर इंसान को लाया गया हो, क्योंकि उसकी वो मातृभाषा है, समझ गए, और वो अपनी भाषा में कुछ भी बोल रहा हो, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, बड़ा विद्वान है। इसी प्रकार से संस्कृत को बना के रख दिया है कि संस्कृत जब बोली जाती है तो सब आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और भगवान की प्रतिमा अपने मन के अंदर ले आते हैं। लेकिन ये संस्कृत बोली जा रही है, इसके भाव को तो पहले समझो, और समझ के आप देखो कि कितनी बड़ी साइंस को, कितने बड़ी सोच को इंडिकेट किया गया है। और हमें साइंस और सोच दी गई थी, हमें ये आंख बंद करके भगवान को मानने के लिए नहीं दी गई थी, हमें मानने के लिए दी गई थी भगवान को। लेकिन वो जो भगवान का आचरण है, उसने अपने जीवन में जो किया है, जिस सोच के साथ, जिस कर्म के साथ किया है, हमें वो समझाया गया था, और आप कुछ और ही समझ लेते हो। जैसे स्वस्ति वाचन शुरू होता है, आप आंखें बंद करके ना झोली फैला के परमात्मा से मांगना शुरू कर देते हो, परमात्मा मेरे को ये दे दियो, ये दे दियो, ये दे दियो। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ से ये शुरुआत होती है कि आपको कर्म कैसे करने पड़ेगी, आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, आपकी फिजिक कैसे होनी चाहिए, आप अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए किस तरह का सोचे, और तुम्हारी इस सोच के आधार पर तुम दुनिया के अंदर नाम, यश, पैसा कैसे कमाओ, ये सोच होनी चाहिए तुम्हारी। यहां से शुरुआत होती है स्वस्ति वाचन की। और लाल किताब भी वही कहती है कि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल अगर हो गए तो इंसान खुद काम का होगा,
अपने घर वालों को समझा सकता है, दुनिया को समझा सकता है, बिना किसी को तकलीफ दिए वो दुनियादारी से काम निकाल सकता है और भविष्य के बारे में बहुत अच्छा अनुमान लगा करके उसके साथ में भाव में बह करके भविष्य को अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति के साथ में बुध शुक्र राहु बैठ गए तो अभी जो लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं उसके लिए तरह तरह के विचार बना लेना, और घर वालों के लिए या बाहर वालों के लिए नेगेटिव थॉट पाल लेना, और वो नेगेटिव थॉट पाल के भविष्य के बारे में पॉजिटिव ना सोच के नेगेटिव सोच के अपने लिए अभी से स्पोटे काट लेना, जिसके कारण कि भविष्य खराब हो जाए। ये होता है खराब बृहस्पति। इस खराब बृहस्पति से बचे रहे, इसके लिए हम परमात्मा से, बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हैं स्वस्ति वाचन बोल के कि प्रभु हमें ऐसा शुद्ध करो, ऐसे देवताओं का हमें आशीर्वाद दिलवाओ, सूर्य का, चंद्र का, मंगल का आशीर्वाद दिलवाओ, ताकि हम अपने ज्ञान से सब कुछ प्राप्त कर सकें। इसके लिए मैं आपको लाल किताब में क्या लिखा है वो पढ़ के बताता हूं। लाल किताब में लिखा है कि यदि लगन में बृहस्पति जागता हो, यानी कि सूर्य, मंगल, चंद्र इनके साथ में हो, तो आयु, धन और विद्या देता है। यदि बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 8 खाली हो, तो बृहस्पति का रूहानी यानी कि आध्यात्मिक प्रभाव, यानी कि वही आध्यात्मिक प्रभाव किसे बोलते हैं बेटा, जो रिसर्चर होते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने जिस तरह से नई रिसर्च करके रॉकेट साइंस को जन्म दिया, बेटा वो रूहानी ताकत ने जन्म दिया। प्रैक्टिकल वाले कहाँ कर पाते हैं ये सब कुछ, ठीक है। तीसरा, यदि जन्म कुंडली में बुध उत्तम अवस्था में हो तो तीसरे घर में स्थित बृहस्पति गरजता हुआ सिंह होगा। कि लवी अगर बुध उत्तम है तो गरजता हुआ सिंह, और अगर कहीं बुध खराब है तो ऐसी अवस्था के अंदर, यानी कि बृहस्पति के घरों में अगर बुध बैठ गया तो खराब है, और बृहस्पति के घरों में न बैठ करके अपने मित्रों के घरों में बैठ गया तो वो अच्छा है, और खराब हो गया तो लोगों के बिस्तर लपेटने का काम करता है वो, यानी कि उनका दुश्मन हो जाता है, ठीक है। चौथे घर में कर्क का बृहस्पति उच्च का होगा और उसका प्रभाव इंद्र या सिंहासन बतीसी पर बैठे वीर विक्रमादित्य के समान होगा। चौथे घर में बैठा हुआ बृहस्पति धन, मान, प्लानिंग, लोगों के साथ जुड़ना, मीठा बोल के अपना बनाना, ये सारी ताकत देकर के इंसान को अमीर बनाने का काम करता है। पंचम घर में सूर्य बृहस्पति ब्रह्म तेज प्रदान करते हैं। छठे घर में बृहस्पति हो तो हर वस्तु बिना मोल प्राप्त हो। छठे घर के बुध का घर है, और उसके अंदर जाते ही इंसान की बुद्धि सो जाती है, लेकिन वो ऐसी बुद्धि का मालिक बन जाता है जिसके कारण कि वो बैठे बिठाए ही अपना गुजारा करते हैं। आपने देखा ना कि बहुत सारे लोग घर से फ्रॉड करने के लिए निकलते हैं, और वो जाकर के वहाँ पर आराम से किसी को भी मूर्ख बना के पैसे ले आते हैं, रोजी रोटी चलती रहती है, और किसी चीज़ की उनको परवाह नहीं होती, उनको मर्सिडीज गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। सातवें घर में हो तो संतान दुखी होती है। सातवां घर भी बुध शुक्र का है। वहाँ पर बृहस्पति आते ही इतनी ज़्यादा आध्यात्मिकता सोचता है कि दुनियादारी के चालाकी, तेजी, पैसे कमाने का तरीका उसको भूल जाता है, जिसके कारण उसकी औलाद दुख पाती है। आठवें भाव में बृहस्पति भाग्य उदय करता है, दीर्घायु देता है, यानी कि आयु लंबी करता है। मंगल का भी घर है ना वो, शनि का भी, मंगल भी शनि बराबर का है, दुश्मन नहीं है, और मंगल वो उसका मित्र है। इस घर में आके वो उम्र भी देता है और भाग्य उदय कर्म भी देता है। बृहस्पति 9वें भाव में हो तो गृहस्थ में रहकर भी योगी होता है तथा स्थिति राजा जनक के की तरह होती है। कहने का मतलब राजा जनक की तरह, जो आध्यात्मिक भी हो और दुनियादारी को चलाने वाला भी हो, समझ के दान करने वाला भी हो, सोच समझ के राजपाट भी चलाने वाला हो। 9वें घर में ऐसी स्थिति देता है। शनि के घर में 10वें घर में मंद बुद्धि तथा निर्धन, तो शनि के घर में जाकर के खुद पापी हो जाता है ये, समझ गए, जिसके कारण वो मंद बुद्धि हो जाता है, उसका अपना ज्ञान खो जाता है, कर्म बढ़ जाता है। 11वें घर में गुरु मंदिर में धर्म साल में, यहाँ शनि राहु केतु के कृत कर्मों को न्याय प्रदान करता है तथा धर्म कर्म का घर है। तो वहां पर जाने के बाद में 11वें घर में जाने के बाद बृहस्पति अपनी ताकत सारी राहु केतु को दे देता है, लेकिन राहु की चालाकी को छीनता है। तो जो इंसान चालाक नहीं होगा तो अब वो दुनियादारी के अंदर अगर अपनी किसी भी क्षेत्र के अंदर इज्जत नहीं बढ़ा पाया तो वो रोटी भी नहीं खा पाएगा। इसीलिए ऐसा इंसान अगर धर्म कर्म के कामों में, पूजा पाठ के कामों में उतर करके काम करे तो लोगों से आदर सत्कार ले तो उसको पैसे मिलते रहेंगे, वरना ऐसे इंसान के अंदर चालाकी होती नहीं कि वो दुनियादारी के अंदर बिजनेस कर सके, ठीक है। फिर 12वें घर में गृहस्थ को निद्रा सुख, गृहस्थ सुख तथा योगी को समाधि का सुख प्रदान करता है, यानी कि 12वें घर के अंदर बृहस्पति अगर गृहस्थी में गया तो मियाँ बीबी और बच्चों वाला सुख बहुत अच्छा मिलेगा, जिम्मेवारियों को पूरा निभाएगा। लेकिन अगर समाधि में यानी कि साधुपन बन गया और रिसर्च में चला गया
तो ऐसा इंसान बहुत उच्च कोटि का साधु भी बनता है, जो कि रिसर्च करके लोगों को बहुत सारी भलाई के काम करता है, उनको सुख देने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर बृहस्पति अच्छा तो सब अच्छा, बृहस्पति बुरा तो सब बुरा। लाल किताब ये बोलती है। और बृहस्पति को अपने दोस्तों का सहारा मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा। अब बृहस्पति के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इसका दूसरा, पांचवा, 9वां और 12वां घर होता है। यानी कि नासिका दूसरा घर, दिल 5वां घर, यह हमारी थाई ये 9वां घर, और पांव की तलवी जन्म कुंडली का 12वां घर। अब यहीं से सोच, रोग, कर्म तीनों की शुरुआत होती है। तो अब सही मायने में हमारी मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है, बृहस्पति के बारे में, जो कि श्वास का मालिक है, याददाश्त का मालिक है, समझ गए, और हमारे कर्म का मालिक है, जो आध्यात्मिकता यानी कि दान पुण्य का मालिक है, सामने वाले को देख करके खुश होना इसका मालिक है, समझे, वीरता का भी मालिक यही है, समझे, और पांडित्य का मालिक भी बृहस्पति ही है। अब ये जब खराब होता है तो हमारी मेडिकल साइंस इसे क्या बोलती है, ये बताएंगी हमारी डॉक्टर लीना। जैसे कि सृष्टि में ऑक्सीजन, वायु बहुत ही अनिवार्य है, उसके बिना जीवन असंभव है। उसी तरह से वायु हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना हमारा जीवित रहना भी असंभव ही माना जाएगा। जैसे गुरुजी ने बताया, उस पर बेस करके एक पर्सनालिटी मेरे सामने आई है। होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर हमें किसी बीमारी को ट्रीट करना हो, हमें किसी पेशेंट को ट्रीट करना हो, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि हम पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कोई बीमार व्यक्ति आपके पास आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका फिजिकल मेकअप कैसा है, उसका बीमारी के टाइम पर डिस्पोजिशन कैसा है। डिस्पोजिशन मतलब होता है नेचर कैसा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है वो बीमारी के टाइम पे। दूसरा, उसका मेंटल मेकअप कैसा है, यानी कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी बीमारी के रूट तक जाने के लिए। तभी हम कहते हैं कि हम होम्योपैथी में रूट कॉज से ठीक करना स्टार्ट करते हैं, और एक बार बीमारी ठीक होने के बाद दोबारा से आती भी नहीं है। गुरुजी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है एक पर्सनालिटी को जज करने के लिए। जैसे कि बृहस्पति एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अगर वो अकेले होगी तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में मेरे सामने आ रही है। एक बहुत ही डोमिनेटिंग, एक बहुत ही एनालिटिकल, एक इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, जो कि पब्लिक डीलिंग में बहुत ही अच्छे होंगे, बट एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। बृहस्पति के साथ जो अगर अच्छे ग्रह जुड़ते हैं, जैसे कि मंगल और चंद्र अगर जुड़ते हैं, सूर्य अगर जुड़ते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिवनेस है उसको और भी ज़्यादा एनहांस कर देते हैं, उसके गुणों को और भी ज़्यादा निखार देते हैं। इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है पॉजिटिव में आती है। दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि अगर बृहस्पति के साथ कुछ और ग्रह जुड़ते हैं, जैसे कि शुक्र, राहु जुड़ते हैं, तो वो उसके बृहस्पति के साथ साथ और भी कुछ उसके गुण ऐड करते हैं जो कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। नेगेटिविटी की तरफ होते हैं, बिल्कुल। बुध, शुक्र, राहु बृहस्पति के साथ जुड़ेंगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। बृहस्पति जो होता है वो वायु का मालिक होता है। अगर बृहस्पति पे बुरा प्रभाव आएगा तो ऐसे लोगों को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, सांस की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। लंग्स जो होता है हमारी बॉडी में वो काम करता है ऑक्सीजन को लेना, बाहर की एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेना और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो करना। जिन लोगों के बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं उनके लंग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं और हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन और मैं कहूँगी कि हर एक कोशिका के अंदर प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाते हैं और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो वापस आता है और वो पंप होता है बाहर। इसके साथ साथ जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ तक भी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है उसके थ्रू। उससे याद रखने की उससे क्या होता है, माइंड स्ट्रांग होता है, उनकी बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किस समय पे क्या काम करना है, कैसा डिसीजन लेना है, ये बृहस्पति वाले जो लोग होते हैं बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। पर अगर बृहस्पति बुरे प्रभाव में होगा, जैसे कि दूसरे ग्रहों के साथ जुड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि बीमारियों से ग्रस्त होगा ही, जैसे कि लंग्स की डिसीज होनी शुरू हो जाती है। आजकल जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी पेशेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं और बहुत तरह की बीमारियां बताते हैं, जैसे कि एक एलर्जिक राइनाइटिस है, बहुत कॉमन बीमारी है और बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। इसमें आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, लगातार छींके आना, सर दर्द होना, आंखों का लाल हो जाना और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और पक्की बात है उनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के घरों में बुध, शुक्र, राहु है।
तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जब हम मेडिसिन देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं पर वो इस बात को जानते नहीं हैं कि मेडिसिन कभी भी सुपरफिशली नहीं दी जाती, सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं दी जाती। जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उसकी डिस्पोजिशन को मैच करते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को मैच करते हैं कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है, वो किस तरह के सिम्टम्स ला रही है, उसके बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए भी मैं थोड़ी सी मेडिसिन बता देती हूँ, जैसे कि एलियम सीपा, यूफ्रेसिया और अर्जेंटम नाइट्रिकम, नक्सवामिका, लाइकोपोडियम, ये सारी मेडिसिन आप ले सकते हैं। साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी मैच होना चाहिए। अब दूसरी दिक्कतें भी आना, जैसे कि न्यूमोनिया। कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो शिकायत करते हैं कि बच्चे को न्यूमोनिया हो गया और न्यूमोनिया बिगड़ गया, सही इलाज ना होने के कारण न्यूमोनिया बिगड़ भी जाता है। तो इस केस में भी हमारे पास काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे कि निमोनिया के लिए हम लाइकोपोडियम दे सकते हैं। काली ग्रुप जो होता है वो बहुत अच्छी दवाई होती है। ये काली ग्रुप में होता क्या है? काली ग्रुप की एक टेंडेंसी होती है, इसका एक बेसिक नेचर होता है, ये जो होता है ना, ये सेल से बाहर भागने की कोशिश करता है, इफ्यूजन होता है। अगर मैं इसको इस पर्सनालिटी से भी मैच करूंगी, बृहस्पति जब बिगड़ता है तो उसमें एक नेचर आ जाता है, वो अपने घर वालों की बात नहीं सुनता, पर बाहर उससे ज़्यादा बढ़िया सभ्य और कोई हो नहीं सकता। एक मिनट रुक जाओ, कितनी बड़ी बात एस्ट्रोलॉजी के खराब बृहस्पति की काली ग्रुप की मेडिसिन और इनकी मेडिसिन की बात कितनी ज़्यादा मिलती है। ये भी उसी पे काम कर रहे हैं होम्योपैथी में, और इनकी होम्योपैथी है क्लासिकल होम्योपैथी, जो ग्रहों के हिसाब से इंसान की नेचर, उसके बिहेवियर को जान करके उसके बाद मेडिसिन तैयार करके देते हैं। ये क्लासिकल होम्योपैथी वाले करते हैं, और उन्होंने इसी सिम्टम्स के ऊपर ये सारा काम किया है। और हमारे यहाँ भी यही कहा जाता है कि जिसका बृहस्पति खराब होता है वो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, घर के अंदर मैरिड लाइफ में मारपिटाई और ये लड़ाई झगड़े करता है, उनके साथ सही बिहेव नहीं करता, बच्चों के लिए भी कोई इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, उनसे भी अलग होता है, और गलत संबंध उसके बाहर भी बनते हैं, लेकिन बाहर जब निकलता है तो उससे समझदार इंसान दुनिया में नहीं होता। हमारा भी बृहस्पति यही बोलता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि सही मायने में ग्रंथ देते हैं एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी देती है ये मेडिकल साइंस को भी सपोर्ट। और अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या नहीं कर सकते। तुम लोग जब उसके पूरे सिम्टम्स वॉच करते हो, उसके लिए कई कई घंटे शायद तुम्हें बैठना भी पड़ता होगा, उसके बारे में जानना भी पड़ता होगा, बहुत सारी उसकी ऐसी कमियां होंगी जो वो तुम्हें शायद तुम्हें सही ना बताए। तो ऐसे में तुम्हारे भी ट्रीटमेंट में शायद कमी रह जाए, ठीक है। लेकिन यही अगर उसकी जन्म कुंडली ही तुम्हारे सामने आ जाए और उसका बिहेव क्या है और वो किस तरह का इंसान है, उसकी मानसिकता किस तरह की है, वो बाहर कैसा है और घर में कैसा है, ये तुम्हें पता चल जाए, तो वो तुम पढ़ते ही आंख बंद करके उसको दवाई बना के दे दो, इसको ये बीमारी और ये दवाई दी तो ये इंसान ठीक हो जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ शायद? बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारा फायदा होगा कि हमें एकदम सटीक मेडिसिन पता चलेगी। दूसरा पेशेंट का फायदा होगा, उन्हें इतना टाइम नहीं लगेगा ठीक होने में। वो एक पर्टिकुलर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन लेते साथ वो एक रामबाण का काम करेगी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब जो अभी तुमने दवाई का नाम लिया था बेटा, क्या? काली ग्रुप की मेडिसिन होती है, उसमें काली काब होती है, काली आर्स होती है, काली सल्फ, डिपेंड करता है उस टाइम पे पेशेंट के सिम्टम्स। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग घर के अंदर ये उत्पात मचाते हैं अपनी मानसिकता के कारण, अपने बड़ों को, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को जो तकलीफें देते हैं, अगर उनको ये मेडिसिन भी थोड़ी देर के लिए दी जाए तो शायद उनकी ये नेगेटिविटी कम होगी और वो ज़्यादा अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, ये इस तरफ आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, लाल किताब के उपायों में और बहुत सारे मेडिकल साइंस के भी उपाय जुड़ने जा रहे हैं। इससे बड़ा काम और क्या होगा कि इधर उपायों से भी ठीक और उधर इस मेडिसिन में भी ठीक। तो बेटा, दुनियादारी के लिए शायद इसी कर्म के लिए आज परमात्मा ने हम सबको इकट्ठा बिठाया ताकि आप सबका भला हो सके, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी दे ली ना तुमने। आपके क्या कहते हैं ये पॉइंट्स की जो बृहस्पति को अच्छा किया जा सकते और जो नेगेटिव हैं उनको कैसे पॉजिटिव राह पे लाया जाए? कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर या जो ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, वो ये कहती हैं कि हमारे शरीर के जो अंग है उनकी एक ऑर्गन क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक उसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में। लंग्स का जो टाइम है इस विधा के अनुसार वो सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, मैं से बताना चाहूँगी, ये जो काली ग्रुप की मेडिसिन होती हैं ये अर्ली मॉर्निंग में 3 से 4 बजे, जब पेशेंट को एग्रीवेशन होता है सिम्टम्स का, फिर जुड़ गया ये। यानी कि, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो बृहस्पति है, बृहस्पति के चेले का टाइम यानी कि केतु का टाइम सुबह 3:30 बजे से शुरू हो जाता है, लाल किताब बताती है। और बृहस्पति और केतु एक ही है।
3:30 बजे से लेके 6 बजे तक का ये केतु का टाइम होता है और 6 से 8 बजे के बीच में बृहस्पति का टाइम होता है। तो यानी 3:30 बजे से लेके 8 बजे से पहले का जितना भी टाइम है ये सारा बृहस्पति का ही टाइम है। ये लाल किताब भी बोलती है और ये हम सब की बात एक हो गई। वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे आ रहे हैं। और ऋषि मुनि भी सुबह 3:30 बजे जी, यानी कि ब्रह्म वेले में उठते थे, तभी नहा करके वहीं पर बैठ करके फिर समाधि में बैठते थे। जी, तो यानी कि जिस इंसान ने भी अपनी जिंदगी के अंदर ज्ञान प्राप्त करना है, जिस इंसान ने अपने एग्जाम में टॉप मारना है, अपने कंपटीशन को जीतना है, और जिस भी इंसान ने अपने भविष्य को अच्छा बनाना है और बहुत अच्छी चीज क्रिएट करके जिंदगी के अंदर महान बनना है और अपने समाज के अंदर, अपने घर के अंदर नाम कमाना है, उसको सुबह 3:30 बजे उठना ही पड़ेगा। और जो सुबह 10 बजे उठेंगे बेटा वो ये काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो 3:30 बजे उठेंगे बेटा वो मेरा ख्याल बृहस्पति की कृपा के पात्र बनेंगे, केतु की कृपा के पात्र बनेंगे और जरूर जिंदगी के अंदर किसी ना किसी वक्त में बहुत खास काम कर जाएंगे। अब इसके अंदर जब अपने आगे बढ़ते हैं, आप लाल किताब के अनुसार बताते हैं कि जो लाल किताब में ग्रह हैं वो बृहस्पति से शुरू होते हैं। मेरी ऑर्गन क्लॉक है वो लंग्स से शुरू होती है। तो वही बृहस्पति और लंग्स शुरुआत बृहस्पति लंग्स। आप ऑक्सीजन की बात करते हैं कि बृहस्पति ऑक्सीजन है, मैं कहता हूँ लंग्स का काम बॉडी को ऑक्सीजनेट करना है। डॉक्टर साहब ने भी बताया। जब क्वालिटी एयर या क्वालिटी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, होता क्या है कि जो 3 से 5 बजे तक का टाइम हम कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के सैर करनी चाहिए, लगभग आप सब लोग जानते हैं क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो लंग्स का टाइम है। जिस ऑर्गन के काम करने का टाइम होगा वो उस समय के अंदर बॉडी के सारे सिस्टम को हैंडल कर रहा होता है, बॉस होता है उस टाइम। बिल्कुल। और वो बॉडी को इतना अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेट कर देता है कि 24 घंटे आपको फिर उसके बाद इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अब जब बच्चा पैदा होते ही रोता है, वो क्यों रोता है? क्योंकि उसके लंग्स आपस में चिपके होते हैं, वो खुलते हैं तब वो रोता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। और जब तक बच्चा रो ना पड़े तब तक समझ लो वो स्वस्थ नहीं है, कुछ भी बेकार हो सकता है। सीपी इसीलिए डॉक्टर उसके जांग पे मार के उसको रुलाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि ये खुल के रोए और लंग साफ हो जाए और ये ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो जाए। जी बिल्कुल। अब इसके अंदर अगर हम देखें, सपोज करो किसी की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी उसको लग रही है, उसको करना क्या चाहिए? अपनी कोई भी बाजू बाँ जो है वो अपने नाक के टच करवाए, इस तरीके से जहाँ से टच हो रही है उस जगह को पकड़ लीजिए, आप उस बिंदु को दबाइए। शरीर के अंदर 1.5 मिनट के अंदर अंदर 25% ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे आप इस हाथ से करें या इस हाथ से करें, ये इंस्टेंट ऑक्सीजन बढ़ाने का बिंदु है। वाह, बहुत खूबसूरत। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भी बृहस्पति जो है उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं, वही स्वास्थ्य दे रहे हैं, जब ऑक्सीजन सही होगी तो उसको ब्रेन को ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कितनी अच्छी बात कही। आप देखिए कि कितनी तरह की साइंस हमारी जुड़ती जा रही है, हमारे वेद से शुरू होती है, लाल किताब बताती है, डॉक्टर साहब बताते हैं और आप बताते हो, हम सब लोग मिलकर के आप सबका भला करने के लिए ही बैठे हैं, ताकि आपके घरों के अंदर जो बुरी मानसिकता है, जो रोग है, जो समृद्धि की कमी है, दुनियादारी का मेल जोल है, अपना प्रभाव नहीं बढ़ा पाते, ये सारा दुर्भाग्य आपके घर से दूर हो। इसी का प्रयास हमारा ये साइंटिफिक एस्ट्रोवेदा प्रोग्राम है। समझे? बहुत अच्छी तरह से बताया आपने सतबीर जी। अब हम देखते हैं कि हमारे अक्षय जी इनको अपने आध्यात्मिकता के साथ कैसे जोड़ते हैं, वो क्या करते हैं? देखिए, मेडिकल साइंस, लाल किताब और वेद, ये समझ लो कि एक दरख्त की अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन नीचे से सब कुछ एक है। जैसे मनुष्य एक ही जाति है, परंतु इसमें कई जातियां हो जाती हैं, अलग अलग कर्म हो जाते हैं, जबकि वृक्ष एक ही है। इसी प्रकार मानवता एक है। मानव कल्याण की रचना या मानव के मार्गदर्शन के लिए ही वेदों की रचना हुई। बिल्कुल। जैसे मनुष्य आँख के बिना अंधा है, उसके लिए संसार बेकार, आँख गई तो जहान गया। और वेदों से ज्योतिष निकाल ले तो सब कुछ गया, फिर वेद भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वेद को चक्षु कहा गया, ज्योतिष को चक्षु कहा गया। इसलिए जो वेद कहता है, वेद तो कहता है कि सबसे पहले धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना। जो अपने शरीर की रक्षा नहीं करता वो ब्रह्म हत्यारा होता है, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अरे और मनुष्य को ब्रह्म पुराण वेदों के अनुसार कलयुग में 100 साल की आयु मिली है। वो 100 साल इसलिए मिली है कि अपने लाखों करोड़ों साल के जो सतयुग में थी, लाखों हजारों साल त्रेता में थी, हजारों सैकड़ों साल द्वापर में थी, लेकिन यहाँ पे सैकड़े से लगभग है।
और कोई भी आदमी 100 साल में जा नहीं रहा। इसका कारण है कि हम अपने आप में लापरवाह हो गए। कलयुग काल किसका है? जल्दी समाप्त होने का। तो मनुष्य भी जल्दी समाप्त होता है, परंतु 100 साल का अधिकार मिला है वेदों ने, और वो अधिकार मिला है, उसे कैसे जाने कि हम वेद से जुड़े हैं या वेद हमसे जुड़ा है, या हम प्रकृति से जुड़े हैं, या परमात्मा सीधा कोई कार्य नहीं करता। आज राष्ट्रपति सीधा या प्रधानमंत्री हमारे लिए सीधा कार्य नहीं करेगा कि योजना बनाकर किसी और से कराएगा। इसलिए परमात्मा अपनी प्रकृति से वो कर्म कराता है, और प्रकृति ग्रहों के अधीन दी हुई है। बहुत बढ़िया। उस ग्रहों को समझना परमात्मा की प्रकृति को समझना है। ईश्वर ने हमें दिया है और प्रकृति से हमें जानना है, और प्रकृति के जो एजेंट हैं या प्रकृति के जो स्वामी हैं या मालिक हैं या उसके द्वारा काम करने वाले वो ग्रह हैं। तो बृहस्पति आपने भी कहा यहाँ से लीजिए। मान लीजिए अभी आपके श्वास या घबराहट पैदा होती है, इसका मतलब आपके सभी ग्रह डैमेज हो गए, नहीं आपका शरीर विचलित हो गया। तो आप पहले क्या कहोगे? लंबी श्वास लो, भी लंबी श्वास लो। तो कौन तंदुरुस्त कर रहा है? बृहस्पति। बिल्कुल। अब वो श्वास के जरिए आपको पूरे शरीर को बॉडी दे रहा है। अरे भाई लंबा श्वास खींचो और लंबा खींचो, और देखो कमाल की बात, 10-12 श्वास लिए नहीं, शरीर नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होना चाहिए। हॉस्पिटल में जाते ही ऑक्सीजन क्योंकि ही सबसे पहले। हमारी नाभि जो केंद्र है यह बृहस्पति का स्थान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक श्वासों का ही काम है। प्राणायाम भी इसी का नाम है, प्राण का श्वास का आना और जाना। अगर यही शुद्ध हो गया, यानी पूरी कुंडली में आपका बृहस्पति ही शुभ हो गया, तो जिंदगी में कभी कोई रोग आएगा ही नहीं, ना ही आप में हीन भावना पैदा होगी, ना आपकी वो कहते हैं विल पावर कमज़ोर होगी, जिसमें कहते हैं आत्मविश्वास। जिस आदमी के पास आत्मविश्वास है और हीन भावना उसमें नहीं है, उस आदमी का शरीर और समाज दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेगी, बात ये। क्योंकि वो दूसरे को भी मार्गदर्शन करेगा। बृहस्पति को समझ लीजिए, इस लोक में लेके कल को सुधारना है, यानी परलोक को सुधारना है। बिल्कुल। आज यहाँ जो कर्म कर रहे हैं वो भौतिक सुखों से मालिक है। ये भौतिक संसार के जितने सुख हैं ये शुक्र के अधीन दिए हैं, वो भी देवताओं का नहीं, राक्षसों गुरु वो भी है। हाँ। लेकिन वो संसार चलाने के लिए। हम जितनी प्रवृत्तियाँ हैं राक्षस की प्रवृत्तियों से ही चल रहे हैं, संसार तो ही चलता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि चलेंगे तो सभी चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे, 100 साल में जगत ही समाप्त हो जाएगा। तो इस संसार में तो हमें भौतिक में रहना है, और शरीर भौतिक के लिए ही मिला है। भौतिक में रह के सुख से जीवन व्यतीत करना और परलोक को सुधारना, इसका नाम वेद कहते हैं कि बृहस्पति है। बृहस्पति अर्थात जीव, जीव अर्थात कल्याण, कल्याण अर्थात वाक्पूर्ता, वाक तब वाचस्पति। ऐसे ऐसे नाम दिए जो बृहस्पति के, जो इतने शुभ नाम हैं, अगर उनके एक को भी हम समझ लें, अच्छा वाचस्पति जो सबसे सुंदर, अच्छा और मधुर बोलने वाला, ज्ञान की बोली बोलने वाला। जिसके पास ज्ञान होगा वही बोलेगा। बिल्कुल। अज्ञानी आदमी की तो भाषा भी शुद्ध नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो जितना ज्ञान बढ़ेगा, सबसे पहले उसकी जबान के ऊपर उसका नजर आएगा। पढ़ने से जबान, सभ्य, ये सब बृहस्पति ही देता है। और बृहस्पति का मतलब क्या है? बृहस्पति थोड़ा सा भी खराब हो गया, जैसे जी.डी. वशिष्ठ जी ने कहा कि बुध शुक्र से भी खराब होता है, राहु से भी खराब होता है, शनि से भी। आपने पोल्यूशन की बात की, पोल्यूशन कौन देता है? राहु। आपकी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, आप दिल्ली परेशान है कि ओड इवन के चक्कर में फंस जाती है, या और भी कहीं जगह धुएं से। बिना धुएं के तो पोल्यूशन होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं से कोई धुआं, जैसे हम एक अदृश्य धुआं है एसी का, फ्रिज का, ये भी तो निकल के जा रहा है। कार का धुआं तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सब राहु करता है। जब बृहस्पति राहु के प्रभाव में आएगा, हम जाते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, माफ़ करना मेरा कहने का भाव ये नहीं होगा, परंतु असभ्य लोग ऐसे कपड़ा रख के जाते हैं। भाई वो रहने वाले तो कभी कपड़ा रखते नहीं, क्योंकि जो जितना अच्छा खाएगा, जितना अच्छा पहनेगा, मैला होने का डर उसी को रहेगा। ये बात सच। समझ गए ना? तो जो वहाँ रहते हैं उनको तो जाने, वो तो साक्षात उसी को हजम कर चुके हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम, इसलिए उनकी दीर्घायु, उनकी संभावना कम हो जाती है। अमीर आदमी की लंबी उम्र की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखता ही है, यह रखना पड़ता है। बृहस्पति आपकी क्रिया प्रणाली, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त में, आपने बड़ा अच्छा कहा कि ये केतु बृहस्पति स्थान है। एक धर्म है जो दुनिया का सबसे अच्छा और पवित्र धर्मों में गिना जाता है, सिख धर्म। उनकी वाणी को क्या बोलते हैं? गुरुवाणी। और गुरुवाणी को क्या बोलते हैं? सुबह 3 बजे
उठ जाते हैं और 4 बजे शुरू होते हैं और शाम के 7 बजे तक, जब तक सूर्य उदय होता है तब वो चलता है। इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं। और उनके राग, उनकी स्वच्छता, उनकी सुंदरता को दुनिया प्यार करती है और दुनिया से हैरान। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर बृहस्पति आपका खराब भी है, आपके घर के अंदर माहौल खराब रह रहा है, लड़ाई झगड़ा कलेश रह रहा है, आप एक बार सुबह 3:30 बजे उठना तो शुरू करिए और उठ करके थोड़ी सी सैरी करनी शुरू कर दो। मैं नहीं कहता कि समाधि लगा के जो आपका मन नहीं है वो करवाऊं आपसे। आपको बिल्कुल भी कुछ भी मालाएं जपने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत। आप सिर्फ सुबह उठे, सुबह उठ करके सुबह के वक्त में थोड़े से दूध का सेवन करें, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा है, ठीक है, आप उसका थोड़ा सा सेवन करें। उसके बाद कुछ घूमने के लिए जाएं और बहुत लंबी लंबी श्वास लेके आएं। तो मैंने पहले भी जैसे बताया था कि श्वास लेने के भी कई तरीके हैं बेटा। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से श्वास लेते हैं। जो इंसान लंबी श्वास का आदी हो जाता है, पेट तक जिसका श्वास जाता है उसका बृहस्पति अच्छा होता है तो ही पेट तक जाता है। जिसका बृहस्पति थोड़ा खराब होता है वो छाती तक श्वास लेता है, और जिसका बृहस्पति बिल्कुल खराब होता है वो सिर्फ दिल तक श्वास लेता है। और बुढ़ापे में ये करते करते जब आदमी शैया पे आ जाता है वो सिर्फ दिल तक का श्वास ले रहा होता है, छाती तक का भी श्वास नहीं लेता। ये तो मेडिकल साइंस भी जानती है और हमारा बृहस्पति भी यही बोलता है कि अगर आप बुढ़ापे तक पेट तक श्वास लेते रहे और पेट तक श्वास जाता रहा तो बेटा बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। और आपको एक और बात बता दो, कमर का, पाँव का जो दर्द है, समझ गए, और जितने भी पैरालाइज के पेशेंट भी हैं, समझे, इन लोगों की श्वास प्रक्रिया ही बाधित होती है। और ये सिर्फ कुछ ना करे, बेशक आप योग के अंदर वो जो कपालभाति वगैरह करते हैं वो भी ना करके सिर्फ सिंपल तौर पे गहरा श्वास लेना शुरू कर दिया तो आपके लंग्स इसको फौरन पकड़ करके आपके शरीर के अंदर ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे कि बीमारियों को बाहर भगाने का काम करना शुरू कर देंगे। तो देखो, आपकी सबसे बड़ी दवाई तो श्वास लेना ही है। जिन बच्चों को एग्जाम आने वाले हैं, जो बच्चे कोई कंपटीशन लड़ना चाहते हो, कोई खास काम कर रहे हो, कोई प्लान बना रहे हो, आप कुछ मत करो। उसके अंदर तो बल्कि ये कर्म करने वाले क्या करते हैं, सिगरेट पीते जाते प्लान बनाते हैं, सिगरेट पीते जाते प्लान बनाते हैं। कितना गलत काम कर रहे हो, अपने ही प्लान के साथ आप दगा करने लगे हो। इसकी बजाय बाहर ओपन एयर में जाइए, ओपन एयर में जाकर के एक चक्कर मार के आइए और खूब लंबे लंबे श्वास लेके आइए। सिगरेट, एक सिगरेट जितना नहीं, 50 सिगरेट जितनी एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उससे प्लान तुम्हारा और ज़्यादा बेस्ट बनने वाला है, फ्यूचर एस्पेक्ट को सोच के, समझे। तो ये एक तरह के इलाज है बेटा, श्वास लेना ही हमारा सबसे बड़ा इलाज है। और लाल किताब भी यही कहती है कि अच्छी तरह से श्वास लेने वाला ही इंसान ज़िंदगी के अंदर समृद्ध, धनी और काम का होता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी दुनिया के लिए। तो इन्हीं के अंदर सब्र ज़्यादा होता है, लड़ना बंद करते हैं। तो इसी तरह से डॉक्टर लीना की दवाई, सतबीर जी के पॉइंट और अक्षय जी का अध्यात्मवाद और मेरा ज्योतिष, सब एक ही बात बोल रहे हैं बेटा। और इस साइंस को अगर आम इंसान ने नहीं अपनाया तो शायद वो एक गच्चा खा करके अपने बुरे भविष्य को भी आमद दे सकता है। एक और कहूँगा इसमें, बड़े काम की बात है, बृहस्पति आरोग्यता का मालिक है। सूर्य, बृहस्पति, ये आरोग्यता के 2 ग्रह मालिक हैं। अश्विनी कुमार और धन्वंतरी जी ये भी आरोग्यता के मालिक है। लेकिन ग्रहों में कौन से आए? सूर्य, बृहस्पति। सूर्य का जो रोल है वो तो 24 घंटे रहता है, आप बीमार भी हो जाए तो भी रहेगा, लेकिन बृहस्पति का नहीं रहेगा। अगर बृहस्पति बिगड़ गया तो इसको फिर कोई ठीक नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे घर के बुजुर्गों ने एक बहुत ज़्यादा खोज करी, अच्छी हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करी, और उन्होंने चंद्रमा यानी कि माँ के हाथ में हल्दी दे दी कि जो दाल सब्जी बनानी है उसमें हल्दी डालो, जो दाल सब्जी बनानी है उसमें हल्दी डालो, ताकि हमारे बच्चे आरोग्य रहे, स्वस्थ रहें और अच्छी बुद्धि के मालिक बने। तो बेटा, इसीलिए अमेरिका के अंदर अभी अभी किसी ने इसके पेटेंट भी करवाने की कोशिश करी, उसे ये नहीं पता ये तो हिंदुस्तान का पेटेंट आज से लाखों साल पहले का हुआ है, ठीक है। तो ये हल्दी को इसीलिए हमारे घर के अंदर जगह मिली और हर खान पीन के अंदर हल्दी डाली जाती है, सब्जियां जब बनाई जाती हैं। और सूर्य, बाजरा और गेहूं के रूप में तो हम रोज अंदर ले रहे हैं, ये हमें स्वस्थ रखने के लिए है। तो बेटा, ये आज का जितना आपको ज्ञान दिया है, ये भविष्य में हम कोशिश करने वाले हैं कि आपको एक ही लड़ी में पिरो करके आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपको दिया जाए। और ये दिन आप बहुत जल्दी सामने देखने वाले हैं, और इससे जन जन का भला होगा, आप सबका भला होगा। और जो आप अपने जीवन में
अपने कर्म से पूर्ण नहीं कर पाते, शायद परमात्मा ने चाहा तो इन उपायों से आप उन्हीं रास्तों को बहुत आसानी से जीतते हुए नजर आएंगे। ये हमारा प्रयास है और ये हम आपके लिए सब कुछ करके रहेंगे। जय माता की। एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और वास्तुशास्त्री पंडित अक्षय कुमार शर्मा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसमा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। सीनियर होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर लीना पालीवाल जी से मिलने के लिए संपर्क करें। जिंदगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए हर क्षेत्र में कामयाबी पाने और साइंटिफिक एस्ट्रोवेदा से जुड़ने के लिए आज ही जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान से संपर्क करें।